हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से जना इसमें। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, इसकी वजह से क्लासेस थोड़ा लेट हो रही हैं। मैं आज अपना अगला लेक्चर लेके आया हूँ। थोड़ा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत हेल्थ इशू है, तो आप इसको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा। अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने जो जीडीपी की मापन की जो विधियाँ हैं, जीडीपी मापन की जो विधियाँ उसको हमने डिस्कस किया था। जीडीपी मापन की विधियाँ इसको डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 विधियों को डिस्कस किया था। इसमें हमने लिया था आय विधि, फिर इसके बाद हमने लिया था व्यय विधि, फिर इसके बाद जो हमने डिस्कस की थी लास्ट में वो थी मूल्यवर्धन। पिछली क्लास में अपना कवर कर लिया था। आप सबने पूरी क्लास को देखा होगा। आशा करता हूँ कि जैसे कि हम व्यय विधि में बात करें तो व्यय विधि में जितने भी सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि इसमें हमने एक फार्मूला बताया था कि अगर आपको जैसे कुछ कैलकुलेट करना हो तो सी प्लस जी। सी मतलब कि जितना भी प्राइवेट कंजप्शन होता है वो, और जी का मतलब होता है जितना गवर्नमेंट कंजप्शन और एक्सपेंडिचर होता है ये। फिर इसके बाद सी प्लस जी प्लस आई प्लस हमने बात किया था एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। आई का मतलब होता है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, निवेश, और एक्स का मतलब एक्सपोर्ट यानी निर्यात, और एम का मतलब था आयात यानी कि इम्पोर्ट। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था व्यय विधि में। फिर इसके में आय विधि में की अगर बात करें तो आय विधि में हम मूलतः उनको शामिल करते हैं कि जो मतलब वो हम जिन पे पर कितना हमारा खर्च आ रहा है, कितना हम उस पर आय लगा करके कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। जिसमें हमने बात किया था कि किराया, श्रमिकों का पारितोषिक और मिश्रित आय, लाभांश और ये रॉयल्टी वगैरह हमने इसमें डिस्कस किया था। मूल्यवर्धन की अगर बात करें, मूल्यवर्धन में हमने देखा था कि इसमें हमने जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। अभी ये पूरा बाकी है, इससे कैसे एसटीआई की गणना की जाती है इसको भी आज हम देखेंगे। इसमें हमने देखा था कि मतलब कैसे मूल्यवर्धन एक तो होता है कि आप इसको स्टेज वाइज या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र इस तरीके से कैलकुलेट करें। और जैसे मैंने सिंपली बताया था, गेहूं का कोई किसान अगर उत्पादन कर रहा है उसकी प्रारंभिक लागत 100 रुपये है, तो अगर देखा जाए तो इसके जो प्राथमिक क्षेत्र का जो मूल्य होगा वो 10 रुपये होगा। फिर इसी तरीके से अगर कोई इसको आटा बनाता है, केक बनाता है, तो इसमें जितना भी मूल्यवर्धन हो रहा होता है इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। इसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको ये पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छे से रिवीजन भी किया होगा। फिर अगर हम बात करें कि इसके बाद हमें बात करनी थी कि जो जैसे कि हमने देखा था ना कि हमें जो जीडीपी के संदर्भ में जो यूएन एसएनए के जो विमर्श थे उनको हमने डिस्कस करना था आज की क्लास में। इसके बाद हम साधन लागत फिर कुछ 2021 का जो एक प्रश्न आया हुआ था उसको डिस्कस करना था। तो चलिए उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक फार्मूला बता देता हूँ कि जैसे हमने वे विधि में सी प्लस जी बताया, इसी प्रकार से हमने आय विधि वाला भी देखा था कि आय विधि में कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ये व्यय विधि का फार्मूला है, व्यय विधि, ताकि आपको पिछली क्लास में कोई भी अगर डाउट हुआ हो तो यहाँ से पूरा क्लियर हो जाए। हमने बात किया था जीडीपी, ये मार्केट प्राइस होता है। फिर अगर इस ये सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये हमने डिस्कस किया था। फिर इसमें अगर जीडीपी में मार्केट प्राइस में अगर हम मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं तो हमें एनडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। अगर फिर इसमें अगर हम अप्रत्यक्ष कर, जैसे कोई भी अप्रत्यक्ष कर होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, यानी कि
इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनको माइनस कर दें, और जो सब्सिडी किसी भी उसमें दी जा रही है किसी भी प्रोडक्ट में उसको जोड़ दें, तो हमें जो मतलब नेट घरेलू उत्पाद है वो हमें साधन लागत पे मिल जाता है। तो यहाँ पे सब्सिडी को यहाँ पे जोड़ देते हैं, सब्सिडी को यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा, यानी कि हमें मिलेगा निवल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, लेकिन किस बेसिस पे, ये हमें मिलेगा साधन लागत पे, ये हमें मिलेगा साधन लागत पे, साधन लागत पे मिल जाता है। फिर अगर इसके आगे हमने डिस्कस किया था, अगर इसमें विदेशों से प्राप्त निवल आय को अगर हम जोड़ दें तो हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू मिल जाती है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू मिल जाती है, जो कि ये हमारी फाइनली राष्ट्रीय आय, इसी को ही कहा जाता है, ये राष्ट्रीय आय होती है। ये हमने पिछली क्लास में पूरा डिटेल से डिस्कस किया हुआ था। क्या क्या जोड़ते हैं, विदेशों से प्राप्त निवल आय, यहाँ पे निवल आय, निवल मतलब कि निवल से आशा यही होता है कि अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, जैसे कि भारत से विदेशों को गई आय और विदेशों से भारत में आई आय, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें निवल की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था, ये वे विधि का फार्मूला हुआ। अगर आय विधि की बात करें, आय विधि में आप सभी ने देखा होगा कि हम उसमें शामिल कर देते हैं किराए का पारितोषक वगैरह, जैसे कि आय विधि में तो जीडीपी, ये फैक्टर कॉस्ट इक्वल, फिर हमने यहाँ पे बात किया था किराया, कोई भी अगर फैक्ट्री शुरू करनी होती है तो उस पर किराया जितना भी लागत आता है वो, फिर इसके बाद श्रमिकों को जो दिया गया का पारितोषक है, यानी कि जो कंपनसेशन दिया जाता है श्रमिकों को, वो हमने इसमें बात किया था, श्रमिकों को दिया गया पारितोषक, पारितोषक का मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, उसका मतलब होता है कंपनसेशन। फिर इसमें हम बात किए थे कि इसमें मिश्रित आय को सम्मिलित किया जाता है, मिश्रित आय क्या होती है हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ था। प्लस इसमें बात किया था कि जो डिविडेंड होता है, यानी कि जो लाभांश होता है वो, इसके बाद फिर जो इंटरेस्ट वगैरह होता है ब्याज, प्लस रॉयल्टी, रॉयल्टी इन द सेंस जैसे कि हमने बात किया था कि जो भी कोई भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे हमने आईफोन का एग्जांपल लिया था कि उसमें रॉयल्टी सबसे ज़्यादा लगती है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था रॉयल्टी, ये इसमें शामिल किया जाता है आय विधि में। लेकिन अगर आपको इसमें भी अगर आपको निकालना हो नेशनल इनकम, तो इसमें भी हम आप जोड़ देते हैं विदेशों से प्राप्त निवल आय, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे ही हम निकालते हैं राष्ट्रीय आय, तो यहाँ पे पहले से ही फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, यानी कि जिससे कि हम पहले जो हम साधन लागत लगा रहे हैं ना, तो वो हमारी फैक्टर कॉस्ट तो होगी ही, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमें फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू मिल जाती है, इसलिए यहाँ पे विदेशों से प्राप्त निवल आय, यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू मिल जाती है, जो कि यही फाइनली हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है, राष्ट्रीय आय ये कहलाती है। ये सारा कुछ हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अगर हम बात करें मूल्य वर्धन विधि की, तो मूल्य वर्धन विधि में भी हमने देखा था कि जो क्षेत्रकवार तरीके से होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है कि जीडीपी को हम अंतिम वस्तुओं का ही मतलब अंतिम रूप में जो उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसमें हम शामिल करते हैं। जीडीपी की परिभाषा में आप सबको मालूम होगा कि जीडीपी की परिभाषा में मतलब जो अंतिम वस्तुएं होती है उन्हीं की ही गणना की जाती है। तो जैसे एक साइड अगर हम बात करें किसान है, और एक तरफ हम कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, अगर किसान अगर कोई उत्पादन कर रहा है, जैसे गेहूं को उत्पादन कर रहा है, तो उसकी प्रारंभिक पूंजी जो है वो 10 रुपये लगी उसको, मतलब फर्टिलाइजर वगैरह ये सब लगाने में मान लीजिए 10 रुपये लगा, और
तो यहाँ पे भी इसका जो प्राथमिक जो मूल्य हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, ये 10 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर इसी गेहूं को कोई कंपनी जो है आटा बना देती है, आटा बनाती है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो प्राइस है ये 30 रुपये हो जाता है। 30 रुपये यानी कि इसमें 20 रुपये ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र में क्या होगा, जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र में यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 रुपये ऐड हो गए और यहाँ पे वैल्यू 30 रुपये हो गई। फिर अगर इस आटे से अगर कोई केक बना दे, अब इस केक की कीमत 100 देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आई, अब ये देखेंगे कि आप ये केक जो है उपभोग हेतु वस्तु बन गई है, वे अंतिम वस्तु बन गई है। अब इसके आगे इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, या तो ये केवल उपभोग में ही आएगी। इसका फाइनल जो वैल्यू आ रही है वो 100 रुपये आ रही है। फिर अगर आप बात करें तृतीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में तो इसमें आप देखेंगे कि जो 20 और ये 10 रुपये मिलकर के 30 हो रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी ऐड हो रही है, 70 रुपये की वैल्यू ऐड हो रही है। की जब वैल्यू ऐड हो जा रही है, इसको भी फाइनल देखेंगे, इसको भी फाइनल देखेंगे, तो यहाँ पे भी 100 रुपये ही आ रही है और यहाँ पे भी 100 रुपये आ रही है। अब देखेंगे कि हम इसमें मतलब क्षेत्रकवार तरीके से भी इसमें हम देखते हैं कि जो मूल्यवर्धन विधि है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, एक तो हमें ये मार्केट वैल्यू पे ही मिलती है, मार्केट वैल्यू में फिर हमने वही प्रोसेस आपको अपनाना है। देखिए जैसे कि जीडीपी, मार्केट प्राइस, इसमें क्या होगा, इसमें हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी प्लस टर्सरी, ये तीनों सेक्टर को हम इसमें जोड़ देते हैं, प्लस इक्वल रहेगा, सॉरी ये यहाँ पे इक्वल रहेगा, ये यहाँ पे एक सेकेंड, तो अब इसमें क्या होता है, अब देखिए अब ये यहाँ पे मार्केट वैल्यू मिल रही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मूल्य ह्रास को जब माइनस करते हैं, जो मूल्य ह्रास है इसको माइनस करेंगे तो हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू मिल जाती है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू मिल जाती है। फिर इसमें अगर हम इसमें अगर हम अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दे, जो अप्रत्यक्ष कर होता है इसको माइनस कर दे, अगर उसमें कोई सब्सिडी दी जा रही है और सब्सिडी को जोड़ दें, तो हमें जो वैल्यू मिलती है उसे हम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट के रूप में देखते हैं। यानी कि इसको आप देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट की तो वैल्यू मिली, लेकिन जब आप इसमें ऐड करेंगे विदेशों से प्राप्त साधन, विदेशों से प्राप्त निवल, सॉरी निवल, निवल आय, विदेशों से प्राप्त निवल आय को आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आप ओवरऑल जो हमें वैल्यू मिलेगी एन 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 पी फैक्टर कॉस्ट, एन एन पी फैक्टर कॉस्ट, ये फाइनली आपकी राष्ट्रीय आय निकल करके आती है, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय। अब मोसपाई के द्वारा, जो मोसपाई है इसके द्वारा ये तीनों विधियों का आकलन करके जीडीपी की गणना की जाती है। ये हमने सारा कुछ पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ था, जो कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें, अगर जो हमें इसके बाद जो हमारा जो छोटा सा मिनी टॉपिक है उस पर हमें देखना है कि जो 2008 में, जो 2008 में जो सॉरी यहाँ पे जो यूएनएसएनए के जो विमर्श है उसको देखना है कि जो, क्योंकि इसमें ना 2008 के बाद से आप देखेंगे कि जो जीएबीए है, जीबीए है, इसका जो तेजी से विस्तार हो रहा था, कि मतलब हमें अच्छे से गणना करने के लिए जीबीए का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए यूएनएसएनए के जो विमर्श है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जिसमें जैसे हम बात करते हैं कि जीडीपी के संदर्भ में बात करें कि तो जो मूल्यवर्धन प्रक्रिया जो होती है इस पे अतिरिक्त बल दिए जाने की बात कही गई थी, किसमें, जो 2008 के विमर्श थे, जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशन अकाउंट के द्वारा कहा गया था।
फिर इसमें एक बात निकल करके आई थी कि जो प्रत्येक क्षेत्र में, जो अभी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी प्लस टर्सरी क्षेत्र देखा, उसने मूल्यवर्धन विधि देखी थी इसमें। तो उन्होंने कहा था प्रत्येक क्षेत्र में जो मूल्यवर्धन के जो आंकड़े हैं, उस क्षेत्र के संदर्भ में अगर हमें विभिन्न चुनौतियों को देखना हो या अवसरों को देखना हो, तो हमें बेहतर आंकड़े मिल पाते हैं और हमें बेहतर जानकारी प्राप्त होती है। इसकी वजह से हमें जीबीए पर अधिक फोकस करना चाहिए। जो क्षेत्रवार तरीके से हम जीडीपी की गणना करते हैं, तो इसमें हमें सटीक आंसर और सटीक आंकड़े प्राप्त होते हैं। फिर इसी में जो दूसरा बात निकल करके आई थी कि जो दूसरी पहले हमने बात की थी कि जो मूल्यवर्धन है, जो मूल्यवर्धन विधि है, मूल्यवर्धन विधि, इसमें हम क्षेत्रवार तरीके से अगर इनकी जो चुनौतियां हैं, इनको देखना हो या अवसरों को देखना हो, इसके लिए हमने देखा था कि एक अच्छे से जो इसको आंकड़े, जब हम क्षेत्रवार तरीके से, जैसे हमने प्राइमरी में हमने 10 रुपए का एग्जाम्पल लिया था, फिर उसमें देखेंगे कि आप जो आटा बनाया उसमें 20 रुपए ऐड हो गए, टर्सरी में अब देखिए कि 70 रुपए ऐड हो गए। तो इससे हमें क्या होता है, एक हमें बेहतर आंकड़े मिलते हैं, इसलिए यूएनएसए ने इस विमर्श को आगे रखा था। फिर इसी में एक दूसरी बात निकल करके आई थी, जो विभिन्न क्षेत्रों में लग रहे जो उत्पाद और उत्पादन सब्सिडी है, इसके बारे में भी हमें स्पष्टता मिलती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारा जो छोटा टॉपिक यही है, साधन लागत और आधार मूल्य, इसी को हमें डिस्कस करना है कि उत्पाद सब्सिडी क्या है और उत्पादन में जो कर लगाया जाता है ये सब क्या है, इसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इस इत्यादि के बारे में भी हमें अतिरिक्त जानकारी मिलती है, बेहतर आंकड़े मिलते हैं, जिससे किन क्षेत्रों में अधिक कर लग रहा है। यानी कि इसमें आप देखेंगे कि जो उत्पादन कर है और जो उत्पाद सब्सिडी है, जो उत्पाद सब्सिडी है, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से क्षेत्र में कितना अतिरिक्त कर लग रहा है, यानी कि उत्पादन कर लग रहा है, और किस क्षेत्र में हमें मतलब कि जो सब्सिडी दी जा रही है अधिक है या कम है। तो इससे हमें एक बेहतर आंकड़ा मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बोतल है, मान लीजिए बोतल है, इसको बनाने में मान लीजिए 10 रुपए की कॉस्ट आई, 10 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो इसमें आप देखेंगे कि जो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया, यानी कि जो उत्पादन कर है, उत्पादन कर क्या होता है, अभी हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। जो उत्पादन की प्रक्रिया से जो जुड़ा होता है उसको हम उत्पादन कर कहते हैं। और उत्पाद सब्सिडी वो होता है कि जो फाइनल जो गुड्स हमें तैयार होता है उसमें दी गई सहायता या जो सब्सिडी है उसको हम उसमें जोड़ते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो इसमें भारत सरकार के द्वारा एक काफ़ी अच्छी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसमें उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए उत्पाद सब्सिडी दी जाती है। इस स्कीम का क्या नाम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसमें 10 रुपए लगा, अगर उत्पादन कर 2 रुपए का लगेगा, तो यही जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी, ये मार्केट में 12 रुपए की हो जाएगी। तो ये 12 रुपए की जब बिकेगी, तो ये जो उत्पादन कर लग रहा है, तो इसी को कहा जाता है कि जो किस वस्तु में कितना उत्पादन कर लग रहा है और किस में कितना सब्सिडी दी जा रही है। अगर इसी में मान लीजिए फाइनल गुड्स जो है 10 रुपए का तैयार हुआ, 10 रुपए का तैयार होने के बाद अगर इसमें भारत सरकार या किसी अन्य सरकार के द्वारा इसमें सब्सिडी दी जा रही है, मान लीजिए अगर इसमें सब्सिडी 2 रुपए की ही दी जा रही है, जैसे हमने देखा उत्पादन का तो 2 रुपए लग रहा था, अगर मान लीजिए इसमें 2 रुपए की सब्सिडी ही दी जा रही, तो इसका जो फाइनल मूल्य आएगा वो 8 रुपए मार्केट में बिकेगा। इससे क्या हो, इससे जो मतलब वो इन्वेस्टर हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं, और जो कंपनी है डायरेक्टली उनको बेनिफिट ये होता है कि वो उत्पादन को और इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है फाइनली लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आय में बढ़ोतरी होती है और उनका जीवन स्तर भी सुधरता है। इस तरीके से आप हम इसको जो यूएनएसए के विमर्श थे, इनको हमने डिस्कस किया था, जो 2008 में लिए गए थे। तो चलिए आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि साधन लागत और आधार मूल्य में
क्या अंतर है, फिर उत्पादन सब्सिडी, उत्पाद कर क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। तो आप हेडिंग बनाइए जीडीपी के संदर्भ में 2008 में यूएनएसए के विमर्श। जीडीपी के संदर्भ में 2008 के यूएनएसए के विमर्श। इसमें आप लिखिए यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशन अकाउंट, यूएनएसए का यह फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिस्टम ऑफ नेशन अकाउंट। 2008 में जीडीपी के संदर्भ में मूल्यवर्धन प्रक्रिया पर अतिरिक्त बल दिए जाने की बात कही। क्योंकि यह मूल्यवर्धन विधि निम्न दो प्रकारों से आर्थिक नीतियों में अधिक सहयोगी है। पहला पॉइंट लिखिएगा इसके अंतर्गत, प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यवर्धन के आंकड़ों से उस क्षेत्र के संदर्भ में विभिन्न चुनौतियों एवं अवसरों की बेहतर जानकारी प्राप्त होती है। इसी के अंतर्गत दूसरा पार्ट लिखिएगा, मूल्यवर्धन के आंकड़ों से विभिन्न क्षेत्रों में लग रहे उत्पादन कर / उत्पादन सब्सिडी, इसके बाद कॉमा लगाइएगा, उत्पादन कर / उत्पाद सब्सिडी, इत्यादि के बारे में और स्पष्टता मिलती है, जिससे यह अनुमान लगाना सरल हो जाता है कि किन क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक कर या सब्सिडी इत्यादि दी जा रही है। चलिए आपने लिख लिया होगा। फिर अगर हम बात करें कि साधन लागत और जो वर्सेस आधार मूल्य है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। साधन लागत से अगर हम बात करें, साधन लागत से आशय जो मतलब विभिन्न जो साधन होते हैं उन पर लागत से, जैसे कि विभिन्न साधन की बात करें, अगर कोई फैक्ट्री शुरू करनी है तो उसमें मान लीजिए ये लैंड है, ये जमीन है, तो अगर हम बात करें इस जमीन में, तो अब देखेंगे इसका किराया भी देना होगा, फिर इसमें आप कंस्ट्रक्शन वर्क करवाएंगे, मशीनें भी उसमें मतलब रखवाएंगे, तब आप पूरा ओवरऑल बिजली का बिल, मजदूर वगैरह वगैरह ये सब आप देखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, उत्पादन से जो विभिन्न प्रक्रिया में जो जुड़े हुए साधन है उनकी लागत से आप देखेंगे कि अगर कोई लैंड खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो उस पर भी एक लागत आएगी, मशीन लगा रहे हैं उसकी एक लागत आएगी, मजदूर हैं उनको भी सैलरी वगैरह देनी होती है, कंपनसेशन देना होता है, बिजली का बिल है, और
सारी चीज़ें होती हैं, स्टाफ रखना होता है, तो देखेंगे तो इसमें भी एक लागत आती है। तो इसमें क्या होता है, साधन लागत से मतलब विभिन्न साधनों पर कोई लागत से होती है, कि जैसे विभिन्न साधनों पर, जैसे हमने बात किया कि ये कोई फैक्ट्री है तो इसमें विभिन्न साधन पर कोई लागत अगर आ रही है उसे साधन लागत कहते हैं। अगर वहीं दूसरी बात करें कि अगर इसमें हम अप्रत्यक्ष करों को देखा जाए तो इसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर, ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इसको हम देखेंगे तो दो प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। एक होता है उत्पाद कर और एक होता है उत्पादन कर या उत्पादन सब्सिडी, या उत्पादन सब्सिडी। इसी प्रकार यहाँ पे भी उत्पाद सब्सिडी, उत्पाद सब्सिडी। अब इसमें मैंने पहले ही आपको बताया कि जो उत्पादन कर है, जो उत्पादन कर है, इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कि जो उत्पादन के प्रोसेस में जो होता है, उत्पादन की जो प्रक्रिया में लगाए जाने जो वाले जो कर होते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे अगर आप कोई जमीन खरीदेंगे तो इसको भी, इसमें भी आपको टैक्स देना होता है। अगर आप इस पे, अगर कोई मशीन रख रहे हैं, मशीन वगैरह रखे हैं, उसको जब आप खरीदेंगे तो उसमें भी टैक्स देते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए जो मतलब उत्पादन की जो प्रक्रिया में जो टैक्स लगते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, उसको हम उत्पाद कर में सम्मिलित करते हैं। अगर उत्पाद सब्सिडी की बात करें, उत्पादन सब्सिडी की, सॉरी, यहाँ पे अगर हम उत्पादन सब्सिडी की बात करें तो उत्पादन सब्सिडी से यही होता है कि इस जो उत्पादन में जो किया गया जो उत्पादन है उसमें की गई जो सहायता होती है जो सरकार के द्वारा दी जाती है, उससे हम इसको देखते हैं। जैसे अगर हम इसको आप एक एग्जांपल से देखें कि जैसे मैंने पिछली अभी स्लाइड में ही बताया, जैसे मान लीजिए कोई, ये मान लीजिए कोई पानी की बोतल है, कोई पानी की बोतल है, इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये फाइनल रूप में इसको बनाने के लिए आपने जमीन खरीदी, उस पर टैक्स दिया, मशीन लगाया, स्टाफ रखा, इत्यादि वर्क होते हैं, उसमें भी आपने सब कुछ टैक्स लगाया। फिर इसमें फाइनली बन क्या रहा है, इसमें बोतल बन रही है, ये जो फाइनल गुड्स निकल के आई है इसकी मान लीजिए कीमत 10 रुपए है। 10 रुपए क्यों? क्योंकि ये उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, तो ये जो फाइनल वैल्यू मार्केट में जो बिकेगी ये बोतल 10 रुपए की है। फिर अगर आप देखें वहीं इसकी सब्सिडी से अगर बात करें तो इसमें अगर सब्सिडी अगर कोई दी जाती है, अगर इसमें कोई सब्सिडी है और मान लीजिए इसमें, अब ये आपने बोतल तो बना दी, ये मार्केट में जाएगी, इसमें भी तो कुछ टैक्स लगेगा। इसमें मान लीजिए जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो 2 रुपए का है, तो ये जो फाइनल वैल्यू जो मार्केट में जाएगी ये हो जाएगी 12 रुपए की, यानी कि मार्केट में 12 रुपए की बोतल बिकेगी। अगर उत्पादन सब्सिडी की बात करें, यही उत्पादन सब्सिडी में क्या होता है कि उत्पादन तो आपका हो रहा है, लेकिन सब्सिडी में क्या होता है, आपकी लागत उतनी ही आ रही है, 10 रुपए आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्स्ट्रा आपको सब्सिडी दी जाती है उसकी वजह से आपकी जो लागत है वो कम दिखाई पड़ती है, लेकिन लागत सेम हो जाती है। तो इसमें अगर सब्सिडी मान लीजिए 2 रुपए की मिल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है कि लोगों को ज़्यादा महंगी चीज़ें ना मिल पाए, और जिससे होता है कि हमें एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ बिकते हैं, उनकी लागत और हमारे यहाँ के जो लागत में अंतर है। जैसे मान लीजिए कि चाइना के प्रोडक्ट आप देखते होंगे तो वो हमारे जो भारतीय जो प्रोडक्ट है उनकी तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं। इसकी वजह से इस समस्या को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, ताकि हम हमारे जो प्रोडक्ट है वो भी उनके सामने कम्पीट कर पाए। इस वजह से आप देखेंगे तो जो भारत सरकार के द्वारा जो ये 2 रुपए की जो सब्सिडी दी जा रही है, आपकी लागत तो वही है, लेकिन जो फाइनल कंजप्शन के लिए जो बॉटल ले जाएगी, तो अगर आप इसमें 10 रुपए में 2 रुपए माइनस करेंगे तो अब ये मार्केट में जो जाएगी ये 8 रुपए की भी, कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। इससे 4 रुपए के डिफरेंस में आप देखेंगे कि कितने लोग हैं जिनका कंजप्शन बढ़ जाएगा। कंजप्शन जब बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जब बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, और लोगों की जब आय बढ़ती है तो उनके जीवन स्तर में भी सुधार होता है। तो
इस सहायकी का जो उद्देश्य होता है, जो सब्सिडी का उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में के जो प्रोडक्ट है उनसे कम्पीट कर पाए, प्लस जो लोगों का जीवन स्तर है उससे भी सुधार हो और लोगों को रोजगार मिले और उन्हें जीवन स्तर में बहुत सारी सुविधाएं मिले और उनके जीवन स्तर में भी सारी सुधार हो। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। फिर अगर हम उत्पाद कर की बात करें, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। उत्पाद कर, उत्पाद कर की अगर बात करें तो उत्पाद कर से आते हैं उत्पाद, उत्पाद पर लगाए गए कर से है, यानी कि जो कोई भी बनी हुई वस्तु है, जैसे मैंने यही बताया कि ये फाइनल गुड्स है, ये इस पे कोई अगर कर लग रहा है तो उससे बनी हुई वस्तु पे कर लगाया जाता है। अगर इसमें कोई सब्सिडी दी जा रही है तो उस वही छूट दे करके मार्केट में चली जाती है। ये आपको पूरा क्लियर हो गया। फिर अगर हम साधन लागत की अगर बात करें तो जो साधन लागत होती है, फिर इसमें आप देखेंगे जो साधन लागत में हम उत्पाद कर को या उत्पादन कर को अगर हम जोड़ दें और उत्पादन सब्सिडी को जो हम माइनस करें तो हमें एक बेसिक प्राइस मिल जाएगा कि हाँ इसका एक बेसिक प्राइस इतना होगा। जैसे चलिए फॉर्मूले के साथ समझते हैं। जैसे साधन लागत है, साधन लागत अगर हमें इसमें उत्पादन कर जो हमने पीछे डिस्कस किया है इस पे अगर हम उत्पादन कर को जोड़ देते हैं, उत्पादन कर को जोड़ दें और जो सरकार के द्वारा जो दी गई सब्सिडी है यानी कि उत्पादन सब्सिडी है इसको हम माइनस कर दें, उत्पादन सब्सिडी इसको माइनस कर दें तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो बेसिक प्राइस की मिलती है, यानी कि जो आधार मूल्य है उसका हमें प्राइस मिल जाता है। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। आई होप कि पूरा आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं कि जो 2021 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जो मतलब वो 2015 में जीडीपी की गणना प्रणाली में परिवर्तन हुए हैं उससे क्या क्या बदलाव हुए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसमें देखिए आपको क्या क्या करना था। जैसे कि हमने पिछले क्लास में जो जीडीपी की गणना से संबंधित जो पहला था आधार वर्ष में बदलाव किया गया था, यानी कि 2004-5 की जगह इसको कर दिया गया था 2011-12। क्या था? आधार वर्ष। ये था आधार वर्ष में बदलाव हुआ था। फिर अगर हम दूसरा बात करें तो इसमें जो हमने पहले बताया था कि जो जीडीपी सांकेतिक है, यानी कि जो जीडीपी मार्केट प्राइस है इस पे क्या आता है, इसको सांकेतिक रूप में, सांकेतिक यानी कि जो नॉमिनल है सांकेतिक, और जो रियल जीडीपी की बात करें वास्तविक, वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी की अगर बात करें तो इसके रूप में जो हमें जो आंकड़े मिलते हैं उसको प्रस्तुत किए जाते थे, यानी कि एक कंपेयर करके एक हमें सुदृढ़ आंकड़े मिलते हैं, ये देखा था। फिर इसके बाद जो था जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट होती है, जो हमने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट होती है जो साधन लागत पे, इस पे इसके स्थान पर क्या हुआ था, इसके स्थान पर अब जीवीए का कॉन्सेप्ट आ गया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो हमने प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में देखा था ना कि मतलब कि 10 रुपए फिर 20 रुपए ऐड हो रहे थे, वो ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी इसमें हमने देखा था। इसमें किसान की जो गेहूं की लागत थी 10 रुपए थी, फिर सेकेंडरी में उसमें आटा बना तो उसकी कीमत 20 रुपए हो गई थी, फिर जो जब फाइनल जो गुड्स बना है वो 70 रुपए, इस सबको मिला करके देखा था तो 100 रुपए आ रहा था। और क्षेत्रकवार तरीके से भी हम देखे थे, इसे क्षेत्रकवार हो गया। फिर हमने जो किसान की जो 10 रुपए आ रही थी, फिर इसमें 20 रुपए ऐड हुए थे 30 रुपए हो गए, फिर जब कोई केक बनाया तो फाइनली इसमें 70 रुपए ऐड होकर के 100 रुपए हो गए। इसमें क्या हो रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये जो जीवीए है ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इसमें मतलब क्या हो रहा है, इसमें हर स्टेज पे ऐड होता जा रहा है। तो इसमें हुआ था कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की जगह जीडीपी जो सॉरी यहाँ पे जीवीए का कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा था। किसकी जगह पे, ये जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की वजह से। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी एक ये था कि इसको हम वास्तविक, वास्तविक या सांकेतिक संदर्भों में भी हम देखते थे, सांकेतिक संदर्भों में ये हमने देखा। ये हम पिछली क्लास में ओवरऑल डिस्कस कर चुके हैं। जो 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आप सभी को यही पॉइंट लिखने थे
जो कि अगर आप इसको लिख देते तो अच्छे आंसर आपको वहाँ पे अगर आप लिखते तो एक अच्छा मार्क्स आपको वहाँ पे मिलने के चांसेस थे। फिर अगर हम विकास दर की बात करें, जीडीपी की विकास दर में इसमें कीमतों की स्थिरता जो होती है इसके आकलन के लिए बेहतर किया गया था। फिर जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, जो MCA 21 का जो डेटा है इसके आंकड़े को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया है। फिर इसके बाद जो श्रम है, जो लेबर है, इसके संदर्भ में भी आंकड़े को और प्रभावी बनाए गए थे। तो ये दो जो 2021 में यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके संदर्भ में आपको यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को लिखने थे। आई होप आपको ये कुछ सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें तो जीबीए के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो जीबीए है क्या, फिर इसके बाद हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। फिर जो हमारा अगला क्लास होगा वो हम अगली क्लास में देखेंगे। चलिए अब हम समझते हैं जीवीए का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि सकल मूल्यवर्धन। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो मैंने बताया था, सकल मूल्यवर्धन। सकल मूल्यवर्धन इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो श्रमिकों को दिया गया पारितोषिक होता है उसको शामिल किया जाता है, मिश्रित आय शामिल की जाती है। ये हमने डिस्कस कर रखा है। श्रमिकों को दिया गया पारितोषिक, श्रमिकों को दिया गया पारितोषिक। फिर इसके बाद मिश्रित आय क्या होती है, हमने पिछली क्लास में बात की था। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप वहां से दे सकते हैं। फिर हमने एक आपको बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस, जो एक ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस ये पिछली क्लास में भी हमने देखा था ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, उसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। फिर इसमें देखा जाए जो फिक्स्ड पूंजी का जो उपयोग होता है वो, यानी कि फिक्स्ड पूंजी का उपयोग, फिक्स्ड पूंजी का उपयोग इसमें शामिल किया जाता है। फिर इसमें जो फाइनली आपका जो बचता है उत्पाद कर के उसके इसमें उत्पादन कर को इसमें जोड़ देते हैं, और उत्पादन कर को जोड़ देते हैं, और जो उत्पादन सब्सिडी है इसको हम माइनस कर देते हैं, उत्पादन सब्सिडी है इसको हम माइनस कर देते हैं। तो इससे हमें एक जीवीए की वैल्यू हमें मिल जाती है। फिर अगर आप इस जीवीए में मूल्यवर्धन जो है सकल मूल्यवर्धन में, इसमें अगर हम जीवीए ये हमें बेसिक प्राइस पे मिला। फिर इसके बाद अगर हम इसमें उत्पादन कर को जोड़ दें, माइनस अगर सब्सिडी है उस पे तो माइनस सब्सिडी उत्पादन सब्सिडी उत्पादन सब्सिडी को अगर हम इसमें माइनस कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी जीडीपी मार्केट प्राइस, ये यहाँ पे जीडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू जो मिलेगी। फिर इसके बाद हम देखिए अब यहाँ पे जीडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू हो गई, फिर आप यहाँ पे मूल्यह्रास निकालेंगे तो जीएनपी की वैल्यू मिलेगी, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट की वैल्यू मिलेगी, मार्केट प्राइस। फिर इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस पिछली वाली क्लास में करेंगे तो आपको फाइनल जो वैल्यू मिल के आएगी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जो कि इसी को हम राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर हम अगली क्लास की बात करें तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जो मतलब पोटेंशियल जीडीपी होती है वो क्या होती है, फिर इसके बाद जो जीडीपी की चुनौतियां क्या हैं। अगली क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा जीडीपी की चुनौतियां। फिर इसके बाद एक शब्द होता है ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी इसको भी देखेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा अगला जो मोस्ट टॉपिक हो वो हमारा है कि जो समावेशी विकास से संबंधित है, जो समावेशी विकास से संबंधित जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम कुछ रिपोर्ट्स को देखेंगे, इसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए अगर अब आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है, ये सब आपको पता है। और
हर बात पे अच्छा भी नहीं लगता है कि आप बार बार किसी बात को अगर हम कहें कि आप सब्सक्राइब करिए वगैरह वगैरह। अगर आपको लगता है कि वीडियो जेन्युइन अच्छी है, यूजफुल है, तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।